ठीक। तो वेलकम टू द ब्लैक होल। ये छोटी सी जगह हमने बनाई है इधर इस्लामाबाद में, जहाँ मुख्तलिफ लोग आते हैं और अपने ख्यालात का बिला खौफ और ख़तरे के पहुँचाते हैं औरों तक। तो बड़ी खुशी होती है कि आप सब लोग सिंध से आए हैं और आज हमारी जो बातचीत होगी वो किसी ख़ास मौजू पर नहीं होगी, लेकिन मैंने ये सोचा कि कुछ बुनियादी बातें की जाएं, और वो बातें जो आप कभी स्कूल में और यूनिवर्सिटी या कॉलेज में सुनेंगे नहीं, इसलिए कि मदन कहाँ गए? हाँ, आप रो रहे थे कि सिंध के स्टूडेंट्स का बड़ा डिसएडवांटेज है जब इस यूनिवर्सिटी में जाते हैं, उस यूनिवर्सिटी में जाते हैं। सारी यूनिवर्सिटियां पाकिस्तान की फटीचर हैं, यूजलेस हैं। तो आप इस बात की फिक्र नहीं करें कि आपको कोई कहीं दाखला नहीं मिलता, मिले भी तो आप उधर जाके कुछ भी नहीं सीखेंगे। आजकल सीखना जो है वो सिर्फ इंसान खुद ही कर सकता है, अपने आप को ही पढ़ा सकता है। और अब आप ये कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे, इसलिए कि हर एक के पास अब इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, वो जो भी सीखना चाहे सीख सकता है। यहां तक कि जो अगर आप कुछ बेसिक लिखना और पढ़ना जानते हैं और हिसाब थोड़ा सा जानते हैं, और इंटेलिजेंट लोग तो ये सीख ही जाते हैं, तो फिर आप बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। यूनिवर्सिटी की अब जरूरत है ही नहीं। हाँ, वो ठप्पा चाहिए होता है, डिग्री चाहिए होती है, उसकी बिना पर आपको यहां पाकिस्तान में जॉब मिल जाता है, लेकिन उसकी भी अब कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि जिनके पास बीएससी है, एमएससी है, क्या पीएचडी है, वो जाके फूड पैंडा में काम करते हैं। तो उसको छोड़ें, इन यूनिवर्सिटियों में कुछ भी नहीं सीखना, यूजलेस रॉटन यूनिवर्सिटीज। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने 1973 से कायदे आजम यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, और कायदे आजम यूनिवर्सिटी को आज भी पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी समझा जाता है। लेकिन जब मैं इसका मवाजना करता हूं बाहर की यूनिवर्सिटियों के साथ, तो ये तो कहलाएगी भी नहीं यूनिवर्सिटी। लिहाजा कोई इसमें दुख की बात नहीं है। दुख की बात यह होगी अगर आप अपने आप को इंप्रूव नहीं करते। और ये अब टीचर का काम बनता है कि वो एक स्टूडेंट के दिल में वो तजस्सुस पैदा करे, वो तड़प पैदा करे कि वो जाकर इल्म के समंदर में से घूंट निकाले, उस दरिया में से घूंट निकाल के पिए। और वो टीचर मैं समझता हूं कामयाब है, अच्छा टीचर है, जो इल्म से इस तरह मोहब्बत करता। और जो नहीं करता बस वो तनख्वाह लेता है, उसको हर महीने सरकार से चेक आ जाता है और कुछ नहीं। लेकिन देखो, जो मैंने आपकी बात सुनी, मुझे लगा कि ये शख्स तो पढ़ा लिखा और बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है। मैंने औरों की बात सुनी नहीं, मैं जरा देर से आया, बट दैट इज द वे इट शुड बी। तो चलिए, आज क्योंकि हमारी एक गैर रस्मी गपशप है, गुफ्तगू है, तो मैं कुछ बहुत बुनियादी सवाल उठाता हूं, और जब भी आप मुझे रोकना चाहें रोकें। हर समाज में, हर मुआशरे में ये सवाल उठता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा। और उसका जवाब आपको हमेशा ये मिलता है कि ये जो इक़दार हैं, क्या अच्छा क्या बुरा, ये आपको मजहब देता है। और मजहब ही आपको हर चीज बताता है कि अच्छाई क्या बुराई क्या। चलो मान लेते हैं, लेकिन फिर जरा ये हम पूछने लगते हैं कि सुन्नी के लिए क्या अच्छा और शिया के लिए क्या अच्छा, और उसके लिए क्या अच्छा और उसके लिए क्या बुरा। अच्छा चलो इनको छोड़ो, फिर आते हैं हिंदू
ईसाई, बुद्ध मत के पैरोकार, और फिर वो जिनका कोई मजहब नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं ना, जिनका कोई मजहब नहीं, कोई दीन नहीं, तो क्या उनके इख्तियार नहीं है? अगर हैं तो बताओ क्या? तो ये सवालात हैं जो आज मैं आपके सामने रखता हूं और जिसके ऊपर हमारी बात होनी चाहिए। और ये चूंकि ब्लैक होल है ना, ब्लैक होल में हर किस्म की बात हो सकती है, तो इसमें कोई डरना नहीं है, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। मैं कुछ अपनी बात बताता हूं। मैं जब 19 साल का था तो मैं बाहर चला गया, मुझे एक स्कॉलरशिप मिला और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में, जिसका नाम है MIT, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, शायद आपने सुना हो। और जब मैं अपने पहले सेमेस्टर में वहां पहुंचा तो मुझे हॉस्टल में जगह मिली, और उसमें हॉस्टल के कमरे में 2-2 लोग रखे जाते थे। तो मेरा जो रूममेट था, गोरा था, अमेरिकन, डोनाल्ड रायला नाम था उसका, और बड़ा प्यारा लड़का था, बहुत ही प्यारा लड़का था, गोरा चिट्टा, और ऐसा उसकी जिल्द इतनी बारीक थी कि उस नजर आता था उसके नीचे क्या है। तो और वो बड़ा ज़हीन भी था। मैं जब किसी अपने असाइनमेंट में फंस जाता था, सर मार मार के, मैं नहीं होता, मैं उससे पूछता, डोनाल्ड कैन यू हेल्प मी ऑन दिस, तो वो बता देता, और मेरा बड़ा ख्याल रखता था। और रात को हमेशा वो सोने से पहले वो अपने पलंग के साथ ऐसे ना घुटने टेक कर फिर हाथ यूं जोड़ के दुआ मांगता था। तो हर रात ये करता था। एक रात मैंने देखा कि उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, हजारों कतार ऐसे आंसू गिर रहे हैं। तो जब उसने दुआ अपनी पूरी कर ली, मैंने पूछा, डॉलर व्हाट्स द मैटर, व्हाई आर यू क्राइंग? कहता है, परवेज, यू नो, आई लव यू सो मच, बट यू आर गोइंग टू गो टू हेल। मैं कहा, डॉलर, why do you think I'm going to go to hell? Because you're a Muslim. All Muslims go to hell. Become a Christian. मैंने उसको बड़ा दिलासा दिया। मैंने कहा, यार देखो, ये बातें जो हैं ना, हमें पढ़ाई जाती हैं, वो हमारे बचपन में जो डाला जाता है उसको हम मान लेते हैं। तो हमें तो ये बताया गया कि और सारे लोग अलावा मुसलमान के वो तो जहन्नम में जाएंगे, तो कोई इसकी फिक्र करने की बात नहीं है, जो जो होगा सो होगा, ऊपर जब जाएंगे तो देख लेंगे। खैर, ठीक है, कुछ माना कुछ नहीं माना। लेकिन फिर जब जैसे जैसे मैंने देखा तो हर तरफ मुझे ये नजर आया कि जो जहां पैदा हुआ है और जिसको जो बात बताई गई है बचपन में, उसने दिल के साथ उसको लगा दिया है और वो उसके इक़्तिदार का हिस्सा बन जाता है। तो अच्छा क्या बुरा क्या। उधर फिर मेरे और भी बहुत दोस्त बने। एक जिसका नाम था दीपक सिन्हा। तो मैंने एक दिन दीपक से कहा कि यार चलो हम इधर जाके बर्गर खाते हैं, तो हैमबर्गर खाते हैं। हैमबर्गर, मैंने कहा लेट्स गो ईट अ हैमबर्गर, उधर चल के हम हैमबर्गर खाते हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं उधर नहीं जाता। मैंने कहा यार ये हैम तो खामखा का है, ये हैम नहीं है, बीफ है। आप सोचे कि मैंने क्या हमाकत की। उसके लिए, मेरे लिए सुअर मना है, उसके लिए बीफ मना है, और हमारी बड़ी दोस्ती। तो
खैर आखिर में हमने जाके पिज्जा खाया, उसके लिए भी ठीक, मेरे लिए भी सही सब। मगर मैं आपको एक और किस्सा सुनाऊंगा। तो उधर हॉस्टल में मेस लगता था, उधर लोग पीछे होते सर्व करने वाले, और उधर खाना पड़ा होता था तो इशारा करके आप बताते वन ऑफ दिस प्लीज, वन ऑफ दैट प्लीज, इस तरह तो ट्रे इस तरह से भर जाता था, फिर जाके खा लेते थे। तो एक दिन मैंने कुछ कटलेट जैसी चीज देखी वहां, मैंने कहा दैट प्लीज, ठीक, जाके मैंने खाया, बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अनदर, फिर मैं वापस आया सेकंड्स के लिए, मैंने कहा दैट प्लीज, तो डाल दिया। ओ यू मीन द पोर्क रिब्स, पोर्क रिब्स। मेरे तो तोते उड़ गए उस वक्त। तो अब मैं जल्दी से भागा बाथरूम और मैं करके उल्टी कर दी। गर्ज ये कि हमें सब कुछ जो बताया जाता है, अच्छा क्या बुरा क्या, ये प्रोग्रामिंग है हमारी। मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रोग्रामिंग अच्छी है गलत है, लेकिन प्रोग्रामिंग है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि यही चीज जानवरों में होती है। एक साइंटिस्ट है, उसको नोबेल प्राइज मिला, और उसका सब्जेक्ट है ईथोलॉजी, ETHOLOGY। ईथोलॉजी यानी कि आप जानवरों को स्टडी करते हैं, उनके तौर तरीके, उन किस तरह से वो अपनी खुराक ढूंढते हैं, किस तरह से दूसरे जानवरों से वो भागते हैं या ताउन करते हैं, और उनके जो सारे तरीके होते हैं उनको। तो उसने ये नोट किया कि जो परिंदे हैं खास तौर पर, वो अपने बचपन की हर चीज को याद रखते हैं, और जो कुछ उन्होंने बचपन में पैदाइश के बाद देखा है, वो उनके जहन पर हमेशा के लिए कायम रहता है, छा जाता है। तो एक उसने कहा कि मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं, और ये बतखों के साथ। तो उसने कुछ बतखें पाली हुई थी अपने फार्म पे, और उधर एक तालाब भी था, ज्यादा गहरा नहीं, लेकिन उसमें बतखें तैरती। तो जो बतखों के अंडे हैं, जैसे ही वो तैयार हुए, और कुछ देर के लिए तो बतख उनके ऊपर बैठती है ना उसको गर्म रखने के लिए, तो जब वो तैयार होते हैं उसमें से फिर ये चूजे निकलते हैं। उसने मां को भगा दिया और मां की जगह खुद खड़ा हो गया। अब सबसे पहले उन चूजों ने इसको देखा। कॉनराड लॉरेंस उसका नाम है, जर्मन था, 1950 में फौत हुआ, और उस वक्त उसकी अच्छी खासी लंबी दाढ़ी थी और बाल सफेद थे, लेकिन चूजों ने उसको अपनी मां समझा। अब बतख आम तौर पर जब वो चूजे तैयार हो जाते हैं, एक उम्र से बढ़ जाते हैं, तो फिर बतख उनको तालाब में ले जाती है ताकि उनको तैराकी आ जाए, ताकि वो पानी में तैर सकें। कॉनराड लॉरेंस ने मां का क्योंकि किरदार अंजाम दिया, वो सारे चूजे उसके पीछे पीछे चलते हुए तालाब के अंदर दाखिल हुए, और जहां वो जाता था सारे चूजे उसके पीछे तैरते थे। अब इससे ज्यादा मजबूत दलील कोई नहीं हो सकती कि जो शुरू की तरबियत है वही हमारे मुस्तकबिल का तयन करती है। अच्छा, चलिए, ये बचपन
की बात है, लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसका शऊर बढ़ता है, क्योंकि वो अपने अतराफ में देखता है। अब चूजे को तो छोड़े, बतख को छोड़े ना, इसलिए कि उसका दिमाग एक एक इतने छोटी एक दाने के बराबर होता है। हमारा दिमाग ठीक ठाक बड़ा है, और इतना बड़ा है कि जो आप खुराक लेते हैं ना, जो खाते हैं, उसका 60%, 60% इस की इसको कायम रखने में जाता है। और बहुत ये कमाल का दिमाग है, मेरा भी आपका भी। अगर आप एआई से ये करें ना, तो एआई में आपने सुना है ना, डेटा सेंटर्स होते हैं, डेटा सेंटर्स जो इतनी बिजली खाते हैं कि वो एक शहर के बराबर का होता। लेकिन इसमें सिर्फ कोई 60 वाट, तो जितना ये बल्ब पर दो तीन बल्ब पर बिजली खर्च होती है, उतनी ही तवानाई इस पर खर्च होती है। मगर जो 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 ये दिमाग काम करता है, जिसकी वजह से हम में शऊर आता है, उस शऊर से हम अपना इदराक, अपनी फहम बढ़ाते हैं, और फिर इतना जान लेते हैं अपनी जिंदगियों के अंदर कि वो बड़े बड़े कंप्यूटर्स, जब तक उनको जब 1000 कंप्यूटर्स, और वो भी सुपर कंप्यूटर्स, हमारे एक छोटे से दिमाग का मुकाबला नहीं कर सकते। शायद किसी दिन कर सकें, लेकिन अभी तो नहीं। तो शऊर बढ़ता है, और जब शऊर बढ़ता है और हम अपने आसपास देखते हैं, तो सबसे पहले ये ख्याल आता है कि भाई देखो, हमने जिसको अच्छा समझा, जिसको बुरा समझा, वो तो इस पर मुनहसर था कि हमारे अपने तजर्बात, हमारे एक्सपीरियंसेस क्या थे। तो जैसे जैसे उसमें वुसअत आती है, वैसे वैसे हमारी सोच भी बदलती जाती है। अब देखें कि आपके आबाओ अजदाद और उनके आबाओ अजदाद की सोच में कुछ इतना ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे जमाना बदलता जा रहा है, वैसे वैसे अब हमारी सोच, हमारे इक़दार भी बदल रहे हैं। तो आप में से कितने लोगों के बैंक अकाउंट हैं? अच्छा, आपको पता है ये कितना बड़ा जुर्म होता था? जो रोशन ख्याल, सबसे रोशन ख्याल लोग होते थे मुसलमानों में, वो भी कहते थे कि सूद हराम है, बैंक में अकाउंट खोलना इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं हो सकता था। और यही वजह है कि बैंक का वजूद भी नहीं था जब कोई 150 साल पहले तक। जो बैंक की पहली इजाजत मिली, वो तुर्की में जो आखिरी खलीफा था, उसने ये इजाजत दी कि आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, और उसको भी कोई 150 साल हुए। यूरोप में तो बैंक होते थे, और यूरोप इसीलिए बहुत तरक्की कर गया, क्योंकि जब बैंक होते हैं तो उसमें सरमाया इकट्ठे होता है। उस सरमाए से फिर आप नई सनतें लगा सकते हैं, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहां मुसलमानों में ये मना था, लिहाजा बैंक तो अभी बने, और अब चूंकि बैंकों के बगैर तो गुजारा हो नहीं सकता, इसलिए हर बैंक ने लगाया हुआ है कि यहां इस्लामी बैंकिंग होती है। यार क्या झूठ ये बोल रहे हैं आप, जरा सोचें। आपके पास 100 रुपया आज है, आपने अगर अपनी जेब में रखा, तो साल के आखिर में उसकी जो असल कीमत है, असल वैल्यू है, वो 90 रुपया होकर रह जाएगी, क्योंकि अफराते ज़र, इन्फ्लेशन होता है। तो जो चीज आज आप 100 रुपए से खरीद सकते हैं, साल के बाद वो 110 रुपए का हो जाएगा। पेट्रोल की कीमत देख लें, जो भी देख लें।
लिहाजा ये आपकी मजबूरी है कि आप अपने बैंक अपना सरमाया, अपना रुपया जो है वो बैंक में रखें हैं, और इसीलिए आप लोगों को ने अकाउंट रखे हैं। अब कोई ये कहे कि जी ये इस्लामी तरीका है, नॉनसेंस। ये तो जो उलेमा हैं, जो असल में इस्लाम की सच्ची समझ रखते हैं, वो भी कहते हैं ये सारा इस्लामी बैंकिंग फ्रॉड है, खुल्लम खुल्ला फ्रॉड है। आप सूद दे रहे हैं, यानी कि वो चीज जो गुनाह कबीरा समझी जाती थी। मौलाना मौदूदी की किताबें किसी ने पढ़ी हैं कि नहीं? यहां नहीं पढ़ी हैं? अच्छा, मौलाना मौदूदी जो जमात इस्लामी के बानी थे ना, उनकी एक किताब है इस्लाम और मुआशरा, इस्लाम और समाज, कुछ इस तरह का है। उसमें मौलाना मौदूदी ये फरमाते हैं कि सूद जिना से बड़ा गुनाह है। और आप आज देखते हैं कि इस इस्लामी मुल्क में बैंक ही बैंक है। झूठ बोलते हैं कि ये इस्लामी बैंक है, ऐसी कोई चीज है ही नहीं, इसका तस्वुर भी नहीं था। गोया के वक्त के साथ इक़दार बदले हैं। इक़दार पत्थर की लकीर नहीं होते, ये वक्त के साथ साथ तब्दील होते हैं, क्योंकि ये इंसान की जरूरत है। चलो एक और मिसाल देता हूं। आज मैं देख रहा हूं इस पर तस्वीर है आपकी। भाई, जो तस्वीर कशी पर मुमानियत थी इतनी सख्त थी कि कोई पेंटिंग नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं इस्लामिक आर्ट में जिसमें किसी भी जानदार को दिखाया गया हो। हाँ, इस्लामिक आर्ट बड़ी खूबसूरत है, उसके ऊपर आप तरह तरह के पैटर्न्स देखते हैं, लेकिन ना किसी जानवर की, ना किसी इंसान की शक्ल आपको उस पर दिखाई दी जा सकती है। अब मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूं। ये 2005 की है। बड़ा जलजला आया था, 90,000 लोग उसमें हलाक हुए थे। मैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में उस वक्त पढ़ा रहा था। मैं अपने स्टूडेंट्स को ले गया और कुछ टीचर्स भी चले जहां ये जलजला आया था। तो बालाकोट में, रावलाकोट में, मुजफ्फराबाद, इन सारे इलाकों में हम गए। कोई उस जमाने में 3 करोड़ रुपया हमने जमा किया, जिसके साथ हमने इमदादी सामान खरीदा। अच्छा, इसकी तस्वीरें भी मेरे पास हैं उस जमाने की, जो मैं इधर ब्लैक होल में एक दफा दिखा भी चुका हूं। उधर हर तरफ ये बात फैलाई गई थी कि ये अजाब इलाही है, कि ये अजाब आया है इसलिए कि तुम्हारे करतूत खराब हैं, क्योंकि तुम लोग सूदखोर हो, जिना करते हो, शराब पीते हो, बुरे लोग हो, तो अल्लाह ने यह अजाब भेजा है तुम पे, और तुम टेलीविजन देखते हो। तो इधर हम जब बालाकोट से वापस आ रहे थे, तो एक गांव है, गांव होता था, छोटा सा कस्बा हो गया, बड़ा हो गया, जिसका नाम है गढ़ी हबीबुल्ला। तो गढ़ी हबीबुल्ला के पास से जब हम गुजरे, देखा कि उधर बहुत से टीवी टूटे हुए थे, और मैंने देखा कि ये ढेर जैसा एक पहाड़ बना हुआ है टीवीज का। तो उधर मैं रुका और मैंने ड्राइवर से कहा कि मैं जरा ये पता करता हूं कि इधर हुआ क्या। तो उधर ये मालूम हुआ कि उधर के जो मौलवी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो जलजला है ये अजाब है, और इसलिए अब तुम अपने टीवी तोड़ दो। तो वो ऊपर किसी पहाड़ी पर चढ़ के उन्होंने टीवी नीचे फेंके। ये वही मौलवी हैं जो आज नाचते हैं टीवी पर।
अच्छा, मैं जब पहुंचा वापस तो जियो टीवी ने मुझे बुलाया कि हम इस जलजले के ऊपर एक प्रोग्राम कर रहे हैं, और उस प्रोग्राम में उन्होंने जावेद गामिदी का नाम सुना आप लोगों ने? हाँ, बड़े रोशन ख्याल मौलाना हैं, आलिम हैं। एक और सुन्नी था और दो शिया थे और मैं। तो एंकर ने बात शुरू की कि बड़ा जलजला आया है, इसमें लाख के लगभग लोग मारे गए हैं, तो यहाँ आलिम भी हैं, यहाँ साइंसदान भी है, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या, क्यों जलजला आया और क्यों इतने लोग मरे। तो बात शुरू की आलिमों ने कि ये इसलिए होता है कि लोग जब राह रास्त से भटक जाते हैं, जब वो गलत काम करते हैं, जब वो शराब पीते हैं और जिना करते हैं, वाह वाह वाह, वो सारी बातें, तो होता है, ये तो कुरान में लिखा है, ये अजाब है, अजाब इलाही है। और तकरीबन सबका एक ही ख्याल था सिवाय जावेद गामिदी के। उन्होंने कहा कि नहीं, ये अजाब उस वक्त आ सकता है जब पैगंबर इस्लाम हयात हो, या कोई भी अल्लाह का पैगंबर जिंदा हो, हयात हो, तब हो सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। कोई उनकी अपनी दलील थी, वो जो हदीसें और कुरान जानते हैं, मैं तो इन चीज़ों में पढ़ता ही नहीं हूँ, वो लोग बेहतर जानते हैं। तो खैर फिर वो मेरे पास आए, एंकर ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कि देखें, मैं तो एक अदना सा साइंसदान हूँ, और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि साइंस के नुक्ता नज़र से ऐसे वाक़यात क्यों पेश आते हैं, क्योंकि ज़मीन जब बनी तो वो पिघली हुई हालत में थी, और फिर जैसे जैसे वो ठंडी हुई तो उसकी सतह मुंजमद हुई, और फिर उससे ये बरे आज़म बने और सब कुछ। और जब ये ज़ेरे ज़मीन तोदे आपस में टकराते हैं तो एक नीचे जाता है, दूसरा ऊपर आता है, जिसको साइंस की ज़बान में सबडक्शन कहते हैं। तो सबडक्शन के नतीजे में पहाड़ बनते हैं और ज़मीन थरथराती है। तो ये वजह है, और तो कोई नहीं। फिर मैंने कहा कि मुझे जरा एक सवाल करने दीजिए, कि दो सवाल करने मुझे। एक तो ये कि जापान में अभी जलजला आया है और उसकी शिद्दत पाकिस्तान में आने वाले जलजले की शिद्दत से कहीं ज्यादा था। तो उधर क्यों 18, 20, 50 लोग मरे और इधर 90,000 मरे? ऐसे कैसे हो सकता, क्यों हुआ? तो उसका जवाब ये था कि देखिए, ये हुकूमत वाले जो हैं, ये कच्चे मकानात बनाने देते हैं, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। चलो मान लेते हैं। अब ये वैसे हुकूमत की जिम्मेदारी है नहीं कि जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं, वो क्या हुकूमत उनके लिए क्या करेगी। चलिए, वो हो गया। फिर मैंने दूसरा सवाल किया, मैंने कहा कि मैं तमाम उलेमा से ये जानना चाहता हूं कि अगरचे जमीन पर जलजले इस वजह से आ सकते हैं कि हम अच्छे लोग नहीं हैं, बुरा काम करते हैं, मगर मुझे ये बताएं कि चांद के ऊपर जलजले किस लिए आते हैं? उधर तो ना बंदा ना बंदे की जात है। आप क्या समझते हैं उसका रद्द अमल क्या हुआ? एंकर ने कहा, अब कमर्शियल ब्रेक का वक्त आ गया। तो वो खत्म हो गई बात। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैं अब अपनी बात रोक देता हूं, ताकि ज्यादा खुलकर बात और चीजों के ऊपर हो सके। और ब्लैक होल में आपको पता है कि हर चीज की इजाजत है।
तो कोई डरना नहीं है, कोई सा भी सवाल, और वो आप इंग्लिश में पूछना चाहें, सिंधी में, उर्दू में, जो भी, ये सब, ये आपकी मर्जी। सो लेट्स स्टार्ट, चलिए। First of all, Assalamu alaikum. Sir, my name is Saddam Hussain. I am from Sindh, BS Zoology Department. सर, आपने एक बात की थी, जो कॉलन लॉरेंस था, एक साइंटिस्ट था, उसने एक ड्रग्स पाली थी, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट उसने देखा, उसने उसे फॉलो किया। सर, इससे मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ। तो हम भी गांव से हैं, जो हमने जो तकरीबन मैंने जो पढ़ाई शुरू की थी वो तकरीबन फर्स्ट ईयर में की थी। तो मेरी जो 10 साल पहले की लाइफ थी, सो उसमें मेरे वालिदैन, दूर रखें क्योंकि आवाज फट रही है। जो मेरे वालिदैन थे, मेरे जो वालिदैन थे, पेरेंट्स थे, उसका ऐसे ही काम था बारहवीं का। तो अब तो हम इस एजुकेशन फील्ड में आए डॉक्टर जी एम पावर के इंस्टीट्यूट की हेल्प से। तो अभी मेरी जो फर्स्ट ईयर मैंने जब यूनिवर्सिटी में कंप्लीट किया, तो मैंने सोचा यार मैं क्लोनिंग के पर एक रिसर्च करूं। तो हमारी यूनिवर्सिटी में इतने वसाइल भी नहीं है, महदूद रिसोर्स हैं। तो हम अपने आप को अब कैसे डेवलप करें, तकरीबन कैसे इस चीज़ को पहुँचे, जैसे आप भी साइंसदान बने। आप तो माशाल्लाह से स्कॉलरशिप पाई और फॉरेन कंट्री चले गए, हमारे पास इतने तो रिसोर्स भी नहीं है। तो हम अपने आप को कैसे अडेप्ट करें? जब आपने ये कहा कि रिसोर्सेज नहीं है, हमको इस पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि रिसोर्स का मतलब क्या है। अगर रिसोर्स का मतलब ये है कि अच्छी बिल्डिंग होनी चाहिए, मेज, कुर्सियां, डेस्क, ये सारे होने चाहिए, एयर कंडीशन होना चाहिए, सब कुछ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये देखें कि सऊदी अरब, जहां अरबों डॉलर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए गए हैं तालीम के ऊपर, और जहां बड़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटियां बनाई गई हैं, और ऐसी कि वो अमेरिका की यूनिवर्सिटियों से कहीं बेहतर हैं रिसोर्सेज, वसाइल के एतबार से, लेकिन जो उधर जाके पढ़ेगा अपना वक्त जाया करेगा। उधर इल्म की तड़प नहीं है। वो कहते हैं तेल का पैसा है तो चलेगा। दूसरी तरफ आप ईरान की यूनिवर्सिटियों में जाकर देखें तो उधर यूनिवर्सिटियां ठीक हैं, जैसे हमारे हैं वैसे ही हैं, यानी कि बिल्डिंग के एतबार से, लेकिन उनके क्लासरूम में एक बिल्कुल मुख्तलिफ कैफियत है। टीचर जो है वो अपना काम जानता है, जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर वो तड़प है और वो नॉलेज है जिससे वो इस्तेफादा कर सकते हैं। तो अभी जो जंग हुई है ना, अमेरिका और इसराइल ने जो ईरान के खिलाफ की है, तो इसराइल और अमेरिका ने मिलकर 30 ईरानी यूनिवर्सिटीज को अपने मिसाइल का निशाना बनाया, क्योंकि उनको पता है कि वो ताकत उधर से आती है। अगर वो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में कभी निशाना बनाए ना, वो हम पर मेहरबानी करेंगे ऐसे। तो ये आप ना कहें कि वसाइल की कमी है, पढ़े लिखे लोगों की कमी है, ऐसे लोगों की कमी है जो अपना सब्जेक्ट जानते हैं, और ऐसे लोगों की जिनके अंदर वो तड़प नहीं है। तड़प जब होगी आपके दिल में, तब आप अपने आप को बेहतर करेंगे, अपने आप को ऊपर उठा सकेंगे। बाहर की यूनिवर्सिटियों में जाना अच्छा है, ठीक है, अच्छी बात है। हो सके तो मैं आप सबको बाहर भेज दूं, नहीं कर सकता मैं, लेकिन चलिए आप में से बहुत से ऐसे हैं जो जा सकेंगे, कुछ नहीं जा सकेंगे, लेकिन हर एक के पास ये मौका है आज कि वो जिस सब्जेक्ट को समझना चाहे समझ सकता, और वो टेक्निकल भी हो सकता है, वो फिल्म मेकिंग के ऊपर भी हो सकता है, वो शायरी पर हो सकता है, वो अब तो मौज़ूआत की भी कोई कमी नहीं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी ज़माना है। मैं खुद उससे इतना फ़ायदा उठाता हूँ आर्टिफिशियल, लेकिन क्यों फ़ायदा उठा सकता हूँ? ये नहीं कि मुझे कोई असाइनमेंट हल करना है और सबमिट करना है, लेकिन ये कि अगर मैं कुछ जानना चाहूँ और उसकी गहराई में जानना चाहूँ तो मेरे जो प्रॉम्प्ट्स हैं ना वो बेहतर से बेहतर होते जाते हैं। गर्ज ये कि अब ये रोने धोने का वक्त खत्म हो गया। अब आप अपने पांव पे खड़े हो सकते हैं। उसके शराइत हैं, इतनी मजबूती तो होनी चाहिए कि आप खड़े हो सकें, लेकिन फिर जब आप चलने लगेंगे और फिर दौड़ने लगेंगे और फिर ओलंपिक्स में पहुंचेंगे, ये सब कुछ यहां से शुरू होता। सर, अगर आपको चांस मिले कि आप अगर आपको चांस मिले कि आप पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, तो वो कौन से चेंजेस होंगे जो आप करना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा तो कोई जादू की छड़ी अगर मेरे पास होती है, हाँ? क्योंकि इन लोगों को हिलाना तो बहुत मुश्किल काम है। ये जो सारे आपके वजीर तालीम हैं, जाहिल लोग हैं। ये मैं इनमें से 10 को जानता हूँ। 50 साल के अरसे में मैंने इनमें से 10 को जाना और सारे के सारे जाहिल हैं। मां सिवाय 2 के, नाम मैं नहीं लूंगा, वो अच्छे थे, एक खातून भी थी, लेकिन वो बेअसर है क्योंकि ये जो निज़ाम है अब इतना मजबूत है, इसको अपनी जगह से हिलाना नामुमकिन हो गया। तो मिसाल के तौर पर, आपके सवाल पर आने से पहले, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का मुझे रुकन बनाया गया। इसके ऊपर मैंने लिखा भी है। 12 मेंबर्स थे, मुझे भी उनमें शामिल किया गया। और पहली मीटिंग में जो कराची में हुई थी, मैंने ये शिकायत की कि जो इस टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें हैं इंतहाई गैर मेयारी हैं। और चीज़ों को तो छोड़ें, लेकिन जो साइंस की हैं खास तौर पे, आ जाओ इधर, वेलकम, वी आर प्रैक्टिकली एट द एंड, बट गुड टू सी यू। मैंने कहा कि ये जो साइंस की किताबें, अगर मैं ये साइंस की किताबें पढूं ना तो मैं तो कभी साइंसदान ना बनता और कि साइंस से तहे दिल से नफरत करता। तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं, ये किताबें कैसी हों? मैंने कहा कि आप मुझे कुछ किताबें भेजें, अगली मीटिंग में आऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि किन किन जगहों पर क्या होना चाहिए और क्या गलतियाँ हैं। तो अगली मीटिंग जब हुई तो मैं वहाँ पहुँचा और मैंने जो मैन्यूस्क्रिप्ट थे उस पे मैंने सुर्ख मार्कर के साथ ये अंडरलाइन किया, उसकी 12 कॉपियां बनाकर उनको दी। मैंने कहा कि ये किताब सिर्फ वो, उसके 12 मुसन्निफ थे, 12 चैप्टर्स थे, 12 मुसन्निफ थे, और मैंने कहा कि ये किताब सिर्फ वो लोग लिख सकते हैं जो साइंस से नाबलद हैं, जो कुछ भी नहीं जानते। इन किताबों को दरिया में बहा दो, जला दो, इन किताबों से कोई साइंस सीख नहीं सकता। तो हुआ क्या, निकाल दिया मुझे। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं कि क्या किया जाए, तालीम को पाकिस्तान में कैसे दुरुस्त किया जाए। और मैं कहता हूं कि उसका सिर्फ एक ही जवाब है कि तालीम को वैसे ही बनाओ पाकिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान, KPK में, जैसा कि बाकी दुनिया में तालीम होती है, जिस तरह सिंगापुर में है, जिस तरह इंडिया में है, जिस तरह और काफी हद तक बांग्लादेश में है। मैं अभी हाल में गया था बांग्लादेश और मैं हैरान हुआ कि कितना अच्छा है। तो जो एक बुनियादी पैमाना है कि हमारी तालीम और बाकी दुनिया में जो तालीम दी जाती है
एक जैसी होनी चाहिए। अच्छा, अब देखिए, ये पहले तो नामुमकिन सा होता था ना, लेकिन अब ये जमाना और हो गया। इसी कमरे में हमने खान एकेडमी, नाम सुना आपने? हाँ? खान एकेडमी का जो बानी है उसको हमने बुलाया था, और स्क्रीन पर क्या नाम है उसका? सलमान खान। तो सलमान खान से हम, ये उस वक्त एक नया प्रोग्राम शुरू हो रहा था एमिगो के नाम से। तो उसमें यह है कि हर स्टूडेंट को फर्दन एआई उससे मुखातिब होता है, उसको एक सवाल से दूसरे से तीसरे उसकी अपनी पसंद, उसकी अपनी काबिलियत के हिसाब से आगे ले जाता। ये वो चीज है जो वियतनाम में, फिलीपींस में, श्रीलंका में, दुनिया जहां में कुछ 70 मुल्कों में ये इस्तेमाल होता। तो मैं ये सवाल करता हूं कि ये सिंध टेक्स्ट बुक वाले, इनको गारत करो, इनको, इनकी किताबों को दरियाए सिंध में फेंको या कराची में समंदर में फेंको और ये चीज लगाओ। तो अब वो जादू की छड़ी है ना हमारे पास। ये बात कबूलवानी है हमारे अहले इक़्तिदार से, जो हर साल इस तालीमी निज़ाम में मजीद बिगाड़ लाते जा रहे हैं। जी हाँ, यार इनको, मेरा नाम शाहनवाज है सर। मेरा ये सवाल है कि आपने इस इदारे का ब्लैक होल क्यों नाम दिया? यार देखो, एक तो ये कि ब्लैक होल जो है ना वो बड़ा अट्रैक्टिव नाम है। हर चीज उसमें इतनी कशिश है कि हर चीज उसके अंदर आके गिर सकती है। लेकिन सिर्फ ये नहीं, ब्लैक होल के बिल्कुल मरकज में एक बिल्कुल नई, एक नई चीज जन्म लेती है। एक ऐसा उसमें से रास्ता निकलता है जो दूर की कायनात में आपको ले जा सकता। तो जो आए इधर, उसको ऐसे नए ख्यालात से वास्ता पड़ता है जो उसकी सोच को चली कम से कम थोड़ी बहुत बदल सकती है। तो ये मकसद था ब्लैक होल का। देखिए, जब खुलकर बात हो सके ना, अब कोई यहां डरता नहीं है, कोई झपटा नहीं मारेगा हम पर, हम महफूज हैं यहां पर। हालांकि ये इस वक्त लाइव जा रहा है, ये आपको पता ना कि लाइव जा रहा है और आप भी इस वक्त लाइव होंगे, लेकिन मजाल है किसी के कोई आकर हमें यहां रोके, क्योंकि दुनिया को पता चल जाएगा कि अगर वो हमारा मुंह बंद करते हैं तो फिर ये लोग जो अहले इक़्तिदार हैं ये दुनिया को क्या मुंह जाके दिखाएंगे। आई एम अमानुल्लाह, आई एम कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। सो मेरा क्वेश्चन भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। जैसे आपने कहा था कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो यूज़लेस हैं। सो हमारी फील्ड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्किल और दूसरा होता है डिग्री। चलो हमने डिग्री नहीं लेनी, हमें स्किल लेना है। सो हमारी यूनिवर्सिटीज़ तो यूज़लेस हैं। दूसरा सोर्स जो है हमारे पास वो है इंटरनेट का, वहाँ से सीखें, सब कुछ है। सो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है इंटरनेट का जो है, अगर कोई भी हम गोल सेट करते हैं कि 6 मंथ में हम ये कोर्स कंप्लीट करेंगे, ये स्किल्स सीखेंगे, सो 5 दिन तो इंटरनेट सही चलता है, 2 दिन फिर बंद हो जाता है। तो यूनिवर्सिटीज़ यूज़लेस हो गई, इंटरनेट को हम यूज़लेस कह सकते हैं। तो तीसरा कौन सा ऐसा जो रिसोर्स है जिससे हम सीखें और मार्केट से कम्पीट कर सकें, आउट ऑफ पाकिस्तान से जो बाहर हैं उनसे कम्पीट कर सकें? बहुत अच्छा सवाल है आपका। अव्वल तो यूनिवर्सिटीज़, हाँ मैं इस बात पे कायम हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ अमूमी तौर पर बेकार हैं, यूज़लेस हैं। हाँ 2-3 यूनिवर्सिटियाँ हैं, जैसे लम्स है, IBA है, IBA उधर सक्खर भी और कराची भी, और एक हबीब है। उनमें
गुजारे की तालीम आपको मिल जाएगी। लेकिन हर यूनिवर्सिटी में, वो जामशोड़ो हो या कोई सी भी हो, जनरल यूनिवर्सिटी या कोई, आपको एक आध अच्छा टीचर तो वहां मिल ही जाता। सारे टीचर खराब नहीं होते। अगर 10 टीचर हैं उनमें से 2 तो अच्छे होंगे, 1-2 गुजारे के होंगे, 6-7 बेकार होंगे। अच्छा, मगर कम से कम वो टीचर तो हैं जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। लिहाजा हर चीज बुरी नहीं है। इट इज नॉट टोटल ब्लैक और वाइट। और यही बात मैं इंटरनेट के बारे में कह सकता हूँ। ठीक है, यहाँ इंटरनेट शायद आपको 24 घंटे ना मिले और उस स्पीड से ना मिले, और शायद हफ्ते में 1-2 दिन खराब हो, लेकिन इंटरनेट फिर भी है। ये हमारे जमाने में तो नहीं था ही नहीं। अब तो है ना, इस बात पर खुश हो और बेहतर हो जाएगा, ये तो कोई बात। लेकिन इंटरनेट का होना या एआई का होना, ये कोई गारंटी नहीं है कि आप उससे इस्तेफादा करेंगे, उससे आप अपने आप को बेहतर कर सकेंगे। वो ख्वाहिश आपके अंदर जब होगी, तभी आप उसको उस तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे कि आप बुलंदी पर पहुंचे। सर, माय नेम मंसूर अली एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ लॉ। सर, मेरा आज का सवाल है कि सर हमारी सोसाइटी में तालीम, साइंस और मज़हब के दरमियान बेहतर तवाज़ुन कैसे कायम करें? मजहब और साइंस को एक दूसरे से बिल्कुल जुदा किया जाए, टोटल जुदा किया जाए। ये कुछ लोगों के जहन का फतूर है कि इनको इकट्ठे करना जरूरी है। बिल्कुल नहीं। आज तक कोई ऐसा साइंसी तजर्बा, कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसी दवा किसी भी मजहबी किताब की मदद से नहीं बनाई गई। अगर कोई है तो आप मुझे मिसाल दीजिए। लोग कहते हैं जी बिग बैंग है कुरान में, कोई कहता है कि जी गीता में है, कोई कहता है बाइबल में है। अरे भाई, जब तक साइंस ने उसका पता नहीं किया तो आपके पास तो पता ही नहीं था। आप क्या समझते थे कि कायनात कैसे वजूद में आई? वो साइंस जब पहल करती है तो उसके बाद ये दौड़ते हुए आते हैं सारे मौलवी, सारे ये कि जी ये तो पहले से ही था हमारी किताब में। और ये हर मजहब के ऊपर बात सादिक आती है, हाँ वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या जो भी हो, कोई फर्क। अच्छा, तो इसके नुकसानात क्या? आप देखते हैं कि जितनी मजहबी तालीम हमारे स्कूलों में डाली गई है, और ख़ास तौर पर ये जो नया कौमी निसाब है, वाहिद कौमी निसाब है, सिंगल नेशनल करिकुलम, जो नॉनसेंस चीज़ है, जिसमें आपका आधा वक्त तो कुरान पढ़ने पे लग जाता है, और जिसमें आज आपको पढ़ना होता है तजवीद के साथ। जब तक आप ऑफ ना निकाल सके, आइन ना निकाल सके, ये बेचारे पंजाबी तो सारे जहन्नुम में जाएंगे, उनसे काफ नहीं निकलता। यार ये अल्लाह ताला इन चीजों को देखता। अब अगर मैं काफ को काफ कह दूं तो क्या हर्ज है? अल्लाह तो समझता है ना। तो इन लोगों को क्या पड़ी है कि तजवीद के पीछे लगे, प्रोनाउंसिएशन के पीछे लगे, और उस पर हमारा आधा वक्त निकल जाता है, और रट्टू तोतों की तरह ये पढ़ते रहते हैं। मैं बताऊं नुकसान क्या है इसका? आप जरा ये देखें कि हमारे पाकिस्तानी जो जाते हैं दुबई, सऊदी अरब, कतर, इधर उधर के हुक्मरान, उधर के लोग तो जरूर चाहते हैं कि मुसलमान आएं, लेकिन जब आप जाते हैं वहां पर, हम जब जाते हैं वहां पर, तो हमें किस तरह की नौकरियां मिलती हैं? उधर
हमें ड्राइवरी के मिलते हैं, हमें खाना पकाने के, सड़क साफ करने के लिए, कंस्ट्रक्शन के, मजदूरी के काम मिलते हैं। इंडियंस को किस तरह के काम मिलते हैं? वो उधर मैनेजर लगते हैं, टेक्नीशियन, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील वगैरह वगैरह। तो हालांकि कोई बैर नहीं है हमसे, अरबों को, बल्कि वो हमको बहुत चाहते हैं, लेकिन वो हमें अच्छी नौकरियां क्यों नहीं देते? इसलिए कि हमारे पास स्किल्स नहीं है। वो स्किल्स इसलिए नहीं है कि हमने सारा वक्त तो मजहब पर लगा दिया। तो ये बात है कि अब देखिए, आप जब अपने बच्चों को भेजेंगे स्कूल, उनको भी ये गला सड़ा निसाब पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपको अपने घरों में अपने बच्चों को बेहतर तालीम देनी होगी। और ये फिर जो शुरू में बात हुई थी ना, कि इस दिमाग में प्रोसेसिंग पावर है, हम अपने तजर्बात से सीखते हैं, हम दुनिया को देखकर सीखते हैं। और आज दुनिया हमें यह बता रही है कि तुम जो नॉनसेंस तालीम दे रहे हो इस निसाब में, उससे दुनिया तुमको नहीं मानेगी, अरब तुमको नौकरियां नहीं देंगे। यूरोप की बात तो छोड़ो, अमेरिका की बात छोड़ो, उधर तो जाकर जाना ही मुमकिन नहीं हो गया। अब तो कश्तियों में बैठ कर जाते हैं, वो कश्तियां उलट जाती हैं, लाशें वापस आती हैं। हाँ। सर जी आपने जो यार, किधर हैं आप? सर ये अच्छा, सर आपने जो दीपक की स्टोरी सुनाई और एक आपका इंग्लिश फ्रेंड था उसकी स्टोरी सुनाई गई, हाँ। उनको नज़र में रखते हुए, मतलब, और जो दूसरा आपने मिसाल दिया कि इस्लामिक बैंकिंग को, इनको नज़र में रखते हुए आप क्या ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते हैं? मैं समझता हूं कि सारे इंसान जो जहां भी पैदा हुआ, उसने अपनी मर्जी से वो जगह मुंतखब नहीं की, वो पसंद नहीं की। मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता हूँ, खैर दोनों फौत हो गए, लेकिन क्या मैंने चाहा था कि मैं उनकी औलाद बनूं? नहीं ना। तो किसी ने अपने मुल्क, मजहब, रंग, नस्ल का इंतखाब नहीं किया। अगर नहीं किया तो उसका मतलब ये कि हम सब एक जैसे हैं। ये महज इत्तफाक है कि आप सिंध के किसी कोट में पैदा हुए, पंजाब में नहीं हुए, बलूचिस्तान में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं। तो मैं आपको क्यों बेहतर समझूं उनसे या कम समझूं उनसे? तमाम इंसान बराबर है। और ये बहुत बड़ा सबक है जो हमने सीखा है गुज़िश्ता 200 साल में। एनलाइटनमेंट पीरियड जो यूरोप का था, जिसकी बुनियाद है इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, मैं उस पर यकीन रखता हूँ। सर आपका जो नाम है डॉक्टर परवेज हुड बॉय, हुड बॉय के पीछे क्या स्टोरी है? तो देखिए, मुझे नाम पे ना शर्मिंदगी है ना फख्र है ना। आखिर मैं नहीं मैं क्या कहूँ, पैदा हुआ हुद भाई। तो एक दफ़ा काजी हुसैन अहमद, जो अमीर जमात इस्लामी के थे, फौत हो गए। एक टीवी डिस्कशन में हमारी गुत्थम गुत्था हो गई, खूब लड़ाई हो गई। चलिए फिर निकलते निकलते उन्होंने कहा कि मुसलमान हो? मैंने कहा कि हाँ, पैदाइशी तो हूँ। तो ये हुदबाई क्या है, ये हुडबाई क्या है? मैंने कहा काजी साहब, आपने हजरत हूद अलैहिस्सलाम का नाम सुना है कि नहीं? हाँ, उनके नाम से मंसूब है, हजरत हूद कोई थे, छोटे मोटे पैगंबर थे, होंगे, क्या पता मुझे, मैं तो था ही नहीं उस वक्त। लेकिन हाँ, हजरत हूद थे। तो हूद से होते होते कभी हूद का भाई भी बन गया। तो फिर अंग्रेज आया इस खित्ते में, और हूद भाई उनके मुंह से निकलता नहीं है, तो बॉय कर दिया। तो
सब इत्तफाकी होता, इट्स ऑल एक्सीडेंटल। जी। सर मैं अभी करंटली जो है ना बीएस केमिस्ट्री में पढ़ रहा हूँ, और मेरा जो आगे इंटरेस्ट है ना वो टीचिंग में है, और आप भी टीचर रह चुके हैं, तो वो यार कौन अभी हो ना। जी सर हाँ अभी भी हैं, हाँ। तो वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे टीचर में होनी चाहिए, या मैं वो कौन सी क्वालिटी अडोप्ट करूं कि ताकि मैं भी एक अच्छा टीचर बन सकूं? बहुत मुनासिब सवाल। और मुझे सच्ची बात ये कि उस वक्त पता चला जब मैं बाहर गया, तो जब मैं MIT पहुंचा और ये बात है 1969 की, तो जब किसी प्रोफेसर से क्लास के बाद मैं कोई सवाल करना चाहता तो मैं उससे कहता था कि सर कैन यू एक्सप्लेन। कुछ वक्त इस प्रोफेसर ने बर्दाश्त कर दिया, फिर उसने कहा, यू नो, आई एम नॉट अ नाइट, आई हैव नॉट रिसीव नाइटहुड, व्हाई आर यू कॉलिंग मी सर? तो मैंने कहा कि व्हाट वुड यू लाइक मी टू कॉल यू? कॉल मी जॉन। अच्छा, तो मेरे मुंह से ना निकले, क्योंकि मैं तो यहाँ का इधर की रिवायत, इधर के रिवाज वहां लेकर गया, और बड़ी देर तक मेरे मुंह से किसी प्रोफेसर का नाम नहीं निकलता था। लेकिन फिर आखिर में उसका मैं आदी हो गया। जब मैं पाकिस्तान आया 1973 में, तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। मेरी उम्र 23 साल थी उस वक्त, और तब मैंने ये चाहा कि स्टूडेंट्स मुझे परवेज कहें, सर ना कहें। मैं क्योंकि मैं उधर से ताज़ा आया था ना, मैंने कहा कि मुझे परवेज कहो। खैर उनके मुंह से भी नहीं निकला, और आज तक अब मैं उस कोशिश को ख़त्म कर गया। गर्ज ये कि जब आप स्टूडेंट की सतह पे आएंगे, जब आप ये इस बात को भूल जाएंगे कि ये बड़ा वो छोटा, तब आपके बीच में राब्ता कायम हो सकेगा। तब वो बिला झिझक आपसे सवाल कर सकेगा, तब वो आपकी इज्जत करेगा। इसलिए इज्जत ना करे कि मैं टीचर हूं और वो स्टूडेंट है, ये नॉनसेंस है, बिल्कुल नॉनसेंस है। मुझे तनख्वाह मिलती है पढ़ाने के लिए, मिलती थी पढ़ाने के लिए, मैं उस पर कोई मेहरबानी नहीं कर रहा हूं। मैं हरामखोरी करूंगा अगर मैं उससे ना पढ़ाऊं। मेरा फर्ज बनता है, जिस तरह कोई यहां ब्लैक होल में झाड़ू देता है, उसको तनख्वाह मिलती है, वो उतना ही इज्जत का हकदार है जितना कि मैं हूं। क्योंकि जो हलाल की कमाए, जो मेहनत से कमाए, वो इज्जत का हकदार है। बाकी ये सारे जो प्रोफेसर हरामजादे जो खड़े होते हैं और कहते हैं हमारी इज्जत करो क्योंकि हम प्रोफेसर हैं, हराम खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले थैंक यू सर, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और हम यहाँ ऑनरेबल फील कर रहे हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने दो बातें की। पहली बात तो ये, जैसे अमन ने बोला कि यूनिवर्सिटी यूज़लेस है, और दूसरी बात तो जाहिर बात है, अगर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट यूज़लेस हैं तो दूसरा जो हमारे पास वसाइल है वो इंटरनेट है। सर हम बेसिकली नहीं, इंटरनेट इस पर बात हुई ना कि कुछ तो अच्छे टीचर हैं आपके, जी जी, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे आप सीख सकते हैं। गर्ज आपका ये होना चाहिए कि आप सीखें। सो एजुकेशन इज अबाउट लर्निंग। जी सर इंटरनेट है, कुछ टीचर्स भी हैं, लेकिन सर मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ सिंध के लिए। सर वहाँ की यूनिवर्सिटी रियल में सर यूज़लेस है। सर आई एम एबल टू से दैट बिकॉज सर वहाँ ये है ना कि हमारी जो जनरेशन थी, जैसे आपकी एज आई डोंट नो कि 85-90 की होगी, ऐसा 75 प्लस हो। सर कोई हमारी जनरेशन में कोई इतना नहीं था, चाहे लाइक हमारा ग्रैंडफादर हो या हमारा फादर हो, या चाहे हम जितने दूर चले जाएं, आज से 100 साल पीछे जाएं, आज से 150 साल पीछे जाएं, सर कोई नहीं, बिकॉज देयर वाज नो एजुकेशन।
सर देर वॉज नो इंटरनेट वी नो, पर सर आज इंटरनेट है। और अगर आपने दूसरी बात यह की कि इस समाज को बदलना नामुमकिन बन चुका है, तो सर क्या हम अब ये कह सकते हैं कि हमारी जैसे ओल्ड जनरेशन थी सिंध की सर स्पेशली, और वो भी रूरल में, सर वहाँ नेटवर्क का अमल ने बोला कि 5 दिन होता है। सर मैं तो ये कहूँगा कि कुछ ऐसे एरियाज, कुछ नहीं बल्कि मोस्टली ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर सर सिर्फ 1 दिन नेट होता है, वो बड़ी मुश्किल से, फिर देयर वाज नो सर्वर फॉर कॉल, जस्ट अ कॉल। सर हम ऐसे हालात में रहते हैं, तो सर क्या हम ये कह सकते हैं समाज को बदलना नामुमकिन हो चुका है? और करप्शन कमीशन जो चलती है वो तो बिल्कुल चल रही है, क्योंकि सर एमडीकेट जैसा जो एक एग्ज़ाम है सर वो भी एक मतलब करप्शन की तरह चल रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे जैसे ओल्ड जनरेशन जो थी वो एजुकेशन से काफ़ी मतलब दूर थी, क्योंकि कोई ऐसा वसाइल नहीं था, रिसोर्सेज नहीं था, और आज भी हमारे पास नेटवर्क की सेम इशू है और हम दुनिया से कॉपी नहीं कर रहे, बिकॉज सर सिंध डोंट वांट कॉपीट विद वर्ल्ड, सिंध प्रोविंस सर, क्योंकि वहाँ का निज़ाम, वहाँ की गवर्नमेंट जो भी है सर, जो वसाइल हैं, जो भी वहाँ अलग हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी फ्यूचर भी ऐसा होगा? फ्यूचर तो जो होगा सो होगा, लेकिन उस फ्यूचर को हम बदल सकते हैं। मैं थोड़ी सी अपनी बात करूं कि मेरा दादा लसबेला में, जो सिंध भी है बलूचिस्तान भी है, उधर चरवाहा था, उसके उस खानदान से, तो बकरियां और ये भेड़ें ये पालना, फिर कुछ कारोबार शुरू किया, फिर बच्चों को कराची भेजा, तो मेरे दादा के 11 बेटे थे और 7 बेटियां थीं। मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया और पढ़ के फिर मैं आगे निकल गया। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो, देखिए ये पूरा समाज जो है यहाँ से शुरू हुआ, तो कोई ये छोटा मोटा कारोबार करके, अच्छा मेरे दादा का क्या कारोबार था कि ये जो बकरियों के बाल हैं वो इकट्ठे करना, उनको साफ करना, फिर इनको यूरोप भेजना। वो कारोबार जब शुरू हुआ ना एक्सपोर्ट का, तब वो मालदार बने और बेटे भी इसी लाइन पर लगे। गर्ज ये कि हर एक जो है वो इन मराहिल से गुजरा है। पाकिस्तान में सारे ऐसे थे, वो कोई टिशटॉश वाले जो जागीरदार हैं वो आटे में नमक के बराबर थे, कोई खान है, कोई वडेरा है, लेकिन ऐसे कितने हैं? 99% तो हारी थे। मगर ऊपर का रास्ता वक्त के साथ खुलता जाता है, जिसकी जितनी सलाहियत है उसके हिसाब से वो ऊपर भी पहुंचता। अब जो आपने खास एक बीमारी की तरफ इशारा किया है, और वो है करप्शन, और ये बहुत ज़्यादा फैल गया है। हमारी अखलाकी कदरें हमें पीछे रख रही हैं। मिसाल के तौर पर, आप सारे स्टूडेंट्स हैं, आप जानते हैं कि चीटिंग को हमारे यहाँ बुरा नहीं समझा जाता, कि चीटिंग आम है। इसके बरक्स अगर आप सिंगापुर में होते, कोरिया में होते, साउथ कोरिया में होते, जापान में होते, जिस लड़की ने चीटिंग की है उसके मुंह पर ऐसा काला धब्बा लगता कि खौफ के मारे वो कभी चीटिंग करने का सोच भी नहीं सकता। हमारे यहाँ आम है। वैसे तो बड़े मुसलमान हैं, 5 वक्ती नमाजी हैं, लेकिन पैसा इधर से खाना, इधर से रुश्वत लेना, उधर चीटिंग करना, ये तो है। मजहबी लोगों की पहचान यही होती है वैसे, कि वो समझते हैं कि मग़फ़रत कर लेंगे, ऊपर जाके सब ठीक हो जाएगा। तो दुनिया में जितना माल बना सकते हो बनाओ। ये जो हमारे सारे ज़मींदार हैं, ये आसिफ अली जरदारी जैसे लोग, ये सारे करप्ट टू द कोर हैं। अब इस करप्शन को देखकर बददिली तो होती है, लेकिन आपको करप्ट नहीं होना चाहिए। और जब तक आप अपने आप को उसूलों की बिना पर चला सकते हैं, जब तक आप चलाएंगे उस वक्त तक आप ऊपर के रास्ते पे चल रहे होंगे।
मुश्किल काम है, लेकिन ऐसा हुआ है ना बाकी दुनिया में कि मुल्क और पूरे के पूरे समाज ऊपर उठे हैं अपनी कोशिशों से। तो ये नाउम्मीदी को मैं नहीं मानता। आप में से बहुत से ऐसे हैं जो बहुत काबिल हैं, मैं किसी को नहीं जानता यहां पर, लेकिन जरूर कुछ बहुत काबिल होंगे, कुछ दरमियाना लेवल के होंगे, और जो मेहनत करेगा और ईमानदारी के साथ अपने आप को ऊपर उठाएगा वो तरक्की करेगा। यार इधर दे दो इनको। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अली खान है और मैं बीएस कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। सर थोड़ा जितना नजदीक। मैंने जितना भी एनालिसिस किया ना, तो उससे ये आइडिया लग रहा है कि ना, मतलब हम पाकिस्तान रिसर्च के हवाले से बहुत पीछे हैं। रिसर्च के हवाले से तो हम इसको कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं? मतलब सर हमें भी थोड़ा आइडियाज़ बताएं। जैसे हम यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं, हम सारे यूनिवर्सिटी में हैं सब, तो हम अभी अभी से ही मतलब किस हवाले अपने मतलब सब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो अपने फील्ड में मतलब किस हवाले से रिसर्च करें, मतलब आगे बढ़ें। रिसर्च को आप दफा करें, बिल्कुल दफा करें। रिसर्च मेक्स नो सेंस अनलेस यू हैव द बैकग्राउंड। तो देखें, हर सब्जेक्ट के अपने तकाजे होते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस का आपका फील्ड है, तो लाइब्रेरी में जो आजकल कंप्यूटर साइंस की किताबें लिखी जा रही हैं, अव्वल तो उनको समझना ज़रूरी है, और वो यूं नहीं समझे जा सकते हैं कि बस आप सफ़े पलटते जाएं। उनको गहराई में समझना है। उन किताबों के हर चैप्टर के आखिर में एक्सरसाइजेज होते हैं। अगर आप उन एक्सरसाइजेज को पूरा कर सकते हैं, करते हैं, हल करते हैं, तो फिर आप अगले चैप्टर पे जाएं, फिर अगले, और इस तरह किताब मुकम्मल होती है। इस तरह आप उस सब्जेक्ट के बारे में सही तौर पर जानेंगे तो उसके बाद फिर रिसर्च का मरहला आएगा। अब रिसर्च हमारे यहाँ इतना नॉनसेंस बन गया कि जो मैट्रिक पास है उसे कहते हैं जी कोई रिसर्च का काम करके दिखाओ। और आजकल हर जो बच्चा है वो आइंस्टाइन को झुठलाने की कोशिश में, वो कहता है जी मैंने एक ऐसी थ्योरी निकाली है कि आइंस्टाइन को तो पाश कर दिया। और बच्चे, तुमने कुछ मैथमेटिक्स भी कभी सीखी है? तुमने रिलेटिविटी को जाना है? तुमको कुछ भी नहीं आता और तुम चले आइंस्टाइन को झुठलाने के लिए। तो ये रिसर्च जो हमारे यहाँ कहलाती है, और माफ़ी के साथ ये जो हरामजादे प्रोफेसर्स हैं ना, जो आज ग्रेड 22 में पहुंचे हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर, जिनको कख भी नहीं आता अपने सब्जेक्ट का, वो हर साल 50 पेपर्स शाया करते हैं। एक है कायदे आजम यूनिवर्सिटी में जो उधर का बड़ा चौधरी बना हुआ है, आपको पता है उसने 3 साल के अंदर 2000 मैथमेटिक्स के पर्चे लिखे। जो सबसे बड़ा मैथमेटिशियन दुनिया में रहा है, बर्नूली, उसने 200 लिखे पूरी जिंदगी में। इसने 3 साल में 2000 लिख दिए। तो ये जो नॉनसेंस, मैं कह रहा हूं ना कि हमारी यूनिवर्सिटियां नॉनसेंस बन गई हैं, और ये सारे जो HEC वाले हराम खा रहे हैं। और मैंने इनके मुंह पे कहा है, और मैंने डॉक्टर अताउर रहमान, मैंने कहा कि इस सारी खराबी की जिम्मेदारी तुम्हारे पे है। यू आर द फ्रॉड ऑफ द सेंचुरी। You have destroyed Pakistani higher education and I see no signs of it recovering. इसीलिए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं, और आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि आप अपनी यूनिवर्सिटी में कुछ भी नहीं सीखेंगे। जो आप सीखेंगे सो अपने तौर पर सीखेंगे, किताबों से सीखेंगे, इंटरनेट से सीखेंगे, अपने चंद एक प्रोफेसर्स जो इसमें
शुमार नहीं होते, उनसे सीखेंगे और अपने साथियों से, और कहीं नहीं। आपको पहले भी मौका मिला है, किसी और को दिया इन। हाँ, अस्सलाम सर, मेरी अभी रिसेंटली एक मुलाकात हुई थी दो फिलिपीन स्टूडेंट से। थोड़ा दूर रखें। बेसिकली वो जो है ना, वो इटली में अभी पढ़ रहे थे और जॉब भी कर रहे थे। तो मेरी जूम पे मीटिंग हुई थी उनके साथ, वो मेरी ही एज के थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मतलब क्या करते हैं पाकिस्तान में या सिंध में। तो सिंध का तो उन्हें पता नहीं था, पाकिस्तान में क्या करते हैं। तो मैंने कहा मैं स्टूडेंट हूँ। तो वो बोले वो तो हम भी हैं, स्टूडेंट हैं, लेकिन आप करते क्या हैं। तो मैंने बोला मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं पढ़ता ही हूँ बस। तो वो मतलब हंस पड़े कि तुम्हारी इतनी उम्र है और तुम सिर्फ पढ़ रहे हो, तुम काम क्यों नहीं करते। हाँ, और उसके साथ तो मैंने बताया कि हम जो यहाँ पर, मैं सिंध में हूँ, पूरा सिंध का मैंने बैकग्राउंड बताया। और पाकिस्तान में हमारे हमारे सर ये स्टूडेंट्स कौन थे जिनसे आप बात कर रहे दो फिलिपींस थे जो इटली में मतलब काम कर रहे थे, पढ़ रहे थे। ठीक ठीक। तो हाँ, मैंने बताया कि हमारे यहाँ जो है ना, वो स्टूडेंट है, वो मतलब 20 साल 24 साल 25 साल के हो जाते हैं, लेकिन वो काम नहीं करते। पहले तो वो पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी करते हैं। और हमारे यहाँ एक कमाता है, 12 खाते हैं पीछे। तो वो हंस पड़े और मुझे कह रहे थे कि ये मतलब हमारे यहाँ ये नहीं होता है। तो मेरा ये क्वेश्चन ये कि जो वेस्टर्न है या गोरे है, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं या वहाँ के जो वो हमसे डिफरेंट क्यों हैं। उनकी सोच, उनके पास जो क्यूरियोसिटी है पढ़ने की, समझने की, चीज़ों को मतलब सीखने की, वो हमें क्यों नहीं है। हम में पैदाइशी तौर पर उतनी ही क्यूरियोसिटी होती है और हम उतने ही मुतजस्सिस होते हैं जितना कि इटली के बच्चे या फिलीपींस के या अमेरिका के बच्चे होते हैं। लेकिन और ख़ास तौर पे इसराइल में जो बच्चे पैदा होते हैं या जो जूइश ख़ानदान में पैदा होते हैं, उनको उकसाया जाता है सवाल करने पर और जानने पर, और माँ बाप इससे खुश होते हैं। बल्कि बच्चे की पैदाइश से पहले मैंने ये सुना है कि जब बच्चा पेट में होता है तो क्लासिकल म्यूजिक सुनाई जाती है ताकि बच्चे के कान उसको पहचानना शुरू करें। 2 बच्चे होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होते हैं, और इसीलिए जो यहूदी हैं इनकी पॉपुलेशन इसराइल में कितनी 8 मिलियन है, न्यूयॉर्क में शायद 3-4 मिलियन होगी, उससे ज़्यादा नहीं। मगर इन्होंने दुनिया पर कब्जा किया हुआ है, सारे अरबों को ज़ेर किया हुआ है। वो इसलिए कि बचपन ही से वो अपने बच्चों में वो शौक़ डालते हैं, सीखने का शौक़ डालते हैं। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनको मज़ीद किताबें देते हैं, उनसे कहते हैं कि आंखें खोलो, इधर देखो, उधर देखो। उनके अंदर फिर वो रवैये भी डालते हैं, वो कल एक अलग बात है। अब इसराइल जो है नफ़रत से भरा हुआ है, वो जिस तरह से जुल्म कर रहा है, गज़ा पे किया, वो उसको अलग रखो पहले। लेकिन बच्चों की तरबियत में यहूदी जो करते हैं उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उनकी तकलीद करो बजाय इसके कि भाई कुरान पढ़ते चले जाओ, कुरान पढ़ते, क्या हासिल यार उसका, क्या हमें अच्छी जगह मिल जाएगी जन्नत में शायद। अब पता नहीं कौल और फेल में तजाद जितना है तो किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, लेकिन हमें इस दुनिया के लिए तैयार होना चाहिए, वगरना बेजारी और नाउमीदी हर तरफ होगी। तो यस, वी आर द सेम। ये कोई यहूदी मुझसे बेहतर नहीं है, तुमसे बेहतर नहीं है, लेकिन जिस तरह से बच्चों की तरबियत हुई है, ये फर्क। सर मेरा नाम अब्दुल हफीज़ है। कहाँ है आप? सर इधर। हाँ सर इस वक्त मैं सर सिंध यूनिवर्सिटी से MLT कर रहा हूँ।
सर जैसे कि आपने बताया कि माशरे को सुधारना अब नामुमकिन है, और सर नहीं नहीं, दुनिया मैंने बिल्कुल नहीं कहा, बिल्कुल सर अभी वाला जो है सर, ना 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 ना, मैं क्यों कहूँ कि मुआशरे को सुधारना नामुमकिन है? तो फिर इधर आपके आने की और मेरे होने का फ़ायदा क्या? बिल्कुल। सर एक बात मेरी ये है कि सर इस वक्त सर दुनिया भर में सर टेक्नोलॉजी पर सर कितना काम हो रहा है, सर हर जगह हो रहा है। और सर हमारे यहाँ जो है ना सर, स्कूल्स की बिल्डिंग्स पर वगैरह वगैरह सर 26 अरब रुपए सर खर्च करते हैं। सर अगर यही 26 अरब में सर कोई 6 अरब या 1 अरब सर अगर वो टेक्नोलॉजी पे लगा के स्टूडेंट को दे दें, तो उनकी सर स्टडीज़ में सर कितना मतलब कि फ़र्क आ जाएगा कि गरीब बंदा है कोई, वो भी इतना ही पढ़ सकेगा जितना वो बाहर वाला बंदा पढ़ रहा है। सर आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, इस समाज की तामीर नौ करनी शुरू से अगर देखा जाए कि इसको क्या किया जाए, नहीं, मैं ये 1 अरब रुपया देना इसका कायल नहीं हूँ। ये तो जैसे बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम है ना, किसी को मुंह में निवाला देना है और कुछ नहीं। इसको ठीक करना, मुल्क को ठीक करने के लिए बहुत सी चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहले ये है कि इंडिया से जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसको ख़त्म करो। ये फ़ौजी जितने वसाइल चोरी करते हैं, ले जाते हैं हमसे, उस चोरी को रोको। वो वसाइल लगाओ तालीम और सेहत और पॉपुलेशन प्लानिंग के ऊपर। इस वक्त तो कीड़ों मकोड़ों की तरह हमारी तादाद बढ़ रही है, खौफनाक हद तक बढ़ रही है। आप देखते हैं कि कराची में, डिफेंस को छोड़ दीजिए, लेकिन थोड़ा सा इधर जाएं, पापोश की तरफ जाएं, करीमाबाद की तरफ जाएं, वो जो पठान कॉलोनी उसकी तरफ जाएं, तो जैसे मुर्गियां दड़बे में होती हैं ना, यानी वैसे वो भरे हुए हैं। इधर हमने एक स्पीकर को परसों बुलाया था, वो रिसर्च कर रही है एनईडी यूनिवर्सिटी में, और उसने जो बताया तो मुझे रोना आया, मगर जाहिर नहीं कर सका। 60% of Karachi's population lives on 8% of the land. 60% आबादी कराची की। अच्छा, वो कितनी बनी? 25 मिलियन लोग हैं, तो 60% उसका कोई 15 मिलियन बन गया। और इतनी सी जमीन पे वो रह रहे हैं, और गलियां अंधेरी हैं, वहां पे कूड़ा फेंका हुआ है, बिल्डिंगें ऐसी कि वो किसी भी वक्त भी गिर सकती हैं। और चूंकि ये तस्वीरें ऊपर से ली हुई थी, आप देख सकते हैं कि इधर नेवी का गोल्फ कोर्स है, खुला खुला खुला, जिसकी घास को पानी देने के लिए इतना पानी दिया जाता है। जो दिल्ली कॉलोनी है, दिल्ली कॉलोनी को जिसमें कई मिलियन लोग रहते हैं, उधर वो पानी नहीं मिलता। तो ये जो फौजी ले गए हैं हमसे, ये वापस हमें लेना होगा। और ये बहाना बनाते हैं कि इंडिया हमें खाने के लिए तैयार है। झूठ है। इंडिया हमारा दोस्त नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि हम जाकर मोदी की गोद में बैठ जाएं, लेकिन हमने भी तो खूब पंगे लिए, जिहादी यहां पाले हैं। तो अब वक्त आ गया कि कुछ मफाहमत की जाए। कश्मीर ना वो ले सकते हैं हमारा कश्मीर, ना हम ले सकते हैं उनका कश्मीर। ये लाइन ऑफ कंट्रोल को मान लो, ये अब नहीं बदलने वाला। तो बात वहां से शुरू होगी। अब तालीम पर आते हैं। तालीम, और ये सवाल पीछे से भी था कि तालीम का क्या किया जाए। और मैं फिर से ये कहता हूं कि मुझे वो मेरे पास अगर वो जादू की छड़ी होती तो मैं कहता कि वो करो जो बाकी दुनिया कर रही है। यहाँ do not try to invent the wheel. सर, आई एम अ डेटा साइंस स्टूडेंट। सो मेरा ये क्वेश्चन था कि जो बुक कल्चर है, क्या वो अभी भी इस दौर के हिसाब से रिलेवेंट है? सिंस वी आर ऑन अ स्टडी टूर, तो मैंने पिछले 3-4 दिनों में
2-4 लाइब्रेरीज़ का विज़िट किया है। वहाँ पे मैंने देखा कि जहाँ पे लाखों किताबें हैं वहाँ सिर्फ 5-10 लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर हम एक इमेजिनरी सीन क्रिएट करें, उन सब बुक्स को ख़त्म करके वहाँ पे कंप्यूटर्स रख दें, तो क्या कुछ बदलाव आएगा या कुछ नई चीज़ होगी या कुछ नुकसान हो जाएगा इससे? क्या बुक रखना अब भी रिलेवेंट है, बुक पढ़ना और बुक रखना? तो इस पे आपकी क्या राय है? वेरी नाइस क्वेश्चन। अमेरिका में कंप्यूटर्स की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन आप ये देखते हैं कि उनकी हर कम्युनिटी में एक लाइब्रेरी होती है जहाँ लोग जाकर जो ऑफ द शेल्फ बुक्स हैं, कोई शेल्फ पर किताब पड़ी हुई निकाल के देखा, पलट कर देखा, अच्छी लगी, फिर इशू करा ली, उनको ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि कम्युनिटी लाइब्रेरीज़ को बहुत अहमियत दी जाती है अमेरिका में, पूरे यूरोप में, चाइना में, हर जगह। तो किताब की अपनी एक कशिश होती है, एक खूबसूरती होती है। और कंप्यूटर्स तो अब ऐसे हैं ना कि आपका जो स्मार्टफोन है वो खुद एक कंप्यूटर है, और बड़ा उसमें इतनी ताकत है कि जो शुरू के कंप्यूटर्स थे ना, उससे हज़ारों गुना ज़्यादा, लाखों गुना ज़्यादा है। तो कंप्यूटर तो सभी के पास है। हाँ, अगर आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए वो भी हो सकता है, आप उसको किसी के साथ लगा सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। लाइब्रेरी का होना बहुत ज़रूरी है। बोलती किताबें आ गई हैं, जैसे वो पहले वाली किताबें मुर्दा थीं, अब वो बोल नहीं सकती, लेकिन अब हमारे पास बोलती किताबें हैं, चैट जीपीटी है जो बोल सकता है, उसके वो आपके पास बोलती किताबें हैं, एआई टूल्स हैं, तो वो उन्होंने रिप्लेस कर दिया है और अच्छा रिप्लेस कर दिया है। अगर उनका यूज़ करना आ गया तो बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अब मेरे ख्याल से इस दौर में। ये नहीं, अच्छी बात है। बोलती किताबें, ऑडियो बुक्स, यस नाइस। लेकिन देखिए, ऑडियो बुक्स, मैं अगर कोई चीज़ ढूंढ रहा हूँ तो ऑडियो बुक्स में तो वो नहीं आपको मिल सकती। ऑडियो बुक्स तो ठीक है, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, लंबे फासले तय कर रहे हैं, तब आपने कान में खोपा लगा दिया और सुना। बोलती किताबों से मेरा मतलब है चैट जीपीटी, वो बोल सकती है, आप उसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, किसी बुक से आप पूछ नहीं सकते, उसमें आपको सर्च करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक किताब जब आपके सामने होती है तब आप चाहें तो उधर रुक सकते हैं और आंखें बंद करके शायद आपकी परवाज़ थोड़ी अलग हो जाए, सोचें जो भी है। शायरी की किताब है मिसाल के तौर पर, तो उससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त भी चाहिए होता। चैट जीपीटी बहुत अच्छी चीज़ है और मैं खूब इस्तेमाल करता हूँ, और अगरचे बोलने वाला नहीं, मुझे नहीं पता कि ऐसा भी है कि नहीं है, अच्छा, लेकिन कम इस्तेमाल, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा मैथमेटिक्स और उन चीज़ों के लिए करता। अच्छा, मेरा ख्याल है कोई 3 सवाल आखिरी लिए जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये है कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर स्किल होना ज़रूरी है क्या? कौन सा स्किल होना? क्या स्किल स्टूडेंट की लाइफ के अंदर, स्टूडेंट की लाइफ के अंदर क्या स्किल होना? स्किल में से कौन सा काम करे? हाँ, जो आपके पास हुनर है, इल्म है, उसको आप बढ़ाएं। जो आपका शौक है, जो चीज़ आपके दिल को भाए, आप उस तरफ जाएं। अच्छा, अगर आपका शौक कंप्यूटर्स का है, बेशक कंप्यूटर्स करें। अगर आपका शौक शायरी का है या मौसीकी का है, बांसुरी बजाने का है, वो करें, क्योंकि इंसान उस चीज़ में बेहतर करता है जो उसके दिल के नज़दीक हो। और मैं देखता हूँ कि माँ बाप जो हैं वो ज़बरदस्ती किसी अपने बेटे को, बेटी को इस तरफ या उस तरफ लगाते हैं। उनको छूट देनी चाहिए
कि वो अपनी पसंद की ज़िंदगी गुजारें। हाँ, जहाँ तक रोज़गार की बात है, देखिए ये सारे ऑप्शंस तब होते हैं जब ख़ानदान छोटा होता है। अब किसी ने कहा कि 12 बच्चे हैं ख़ानदान में, फिर तो आप मजबूर हो गए, फिर तो आपको वही करना है जहाँ से आपको रोज़गार मिल सके। तो ठीक है, अगर करना है तो करें, बेशक। अगर आपको फूड डिलीवरी करनी है पैंडा के लिए या पिज़्ज़ा हट के लिए तो करें, लेकिन जो थोड़ा सा फारिग वक्त मिलता है उसमें आप अपना शौक़ पूरा करें अगर कर सकते हैं। तो एक खुशगवार ज़िंदगी, एक भरपूर ज़िंदगी गुजारना मकसद होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरे फील्ड के हिसाब से मैं बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, जैसे कि सर इसमें तकरीबन साइंटिस्ट के रिलेटेड, मतलब साइंटिस्ट बन सकते हैं इसमें एक चीज़ से दूसरी चीज़ बनाना। तो मैं अगर साइंटिस्ट बनना चाहूँ या डीपली इन होना चाहूँ इस चीज़ में, तो मुझे क्या करना चाहिए इसमें? अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में उसको अपना फील्ड बनाना चाहते हैं या कोई सा भी, तो बायोटेक्नोलॉजी में तभी आप दाखिल हो सकते हैं जब आप बेसिक बायोलॉजी पढ़ेंगे, जो स्कूल लेवल बायोलॉजी होती है, जिसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों के बारे में जानते हैं। फिर खलिए क्या होते हैं, खलियों के अंदर जो मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं, जो छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ होती हैं हर सेल के अंदर, वहाँ से आपका इल्म बढ़ेगा। फिर आप जानेंगे कि डीएनए क्या है, कि जीनोम्स क्या हैं, कि इनकी मैपिंग कैसे करते हैं, इनकी एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में आप इस तरफ आगे चलते चले जाएंगे। और ये अब कितना ज़्यादा आसान हो गया है। आप अगर जाकर कोई टेक्स्ट बुक खोलें, चलिए उसमें बहुत कुछ पता चल सकता है, लेकिन अब जो चैट जीपीटी वाली बात है और इंटरनेट पर इतना मवाद है और इतनी अच्छी यूट्यूब वीडियोस हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं भी बायोटेक्नोलॉजी सीखूं। इट्स गुड, इट्स और वेरी यूज़फुल। अब इससे अब ऐसे नए नए प्रोडक्ट्स बनेंगे जो आपको हैरान करेंगे। एक प्रोडक्ट तो ये हो सकता है कि आपकी आंखों को देखकर ये पता किया जाए कि आपके अंदर क्या अमराज हैं, छुपे हुए हैं, और ये होने वाला है अनकरीब। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। माय नेम इज़ अरुण कुमार and I am a student of BS Cardiac Perfusion, Janas Medical University of Karachi. Sir, I have a question from you. Sir, Pakistan education system is often criticized for promoting rote learning instead of critical thinking and research. In your opinion, what are the 3 most important reforms that university should implement immediately to produce innovative and independent thinkers? सादा लफ्ज़ों में आपका सवाल ये है कि ये तालीमी निज़ाम रट्टू तोते क्यों पैदा करता है। इसलिए कि जैसे ही हम पैदा होते हैं तो एकदम रटना हमें पड़ता है। हमें थपकियाँ भी इसीलिए मिलती हैं कि हमने ये आयत याद कर ली है, वो सूरत याद कर ली है। और जब आप यूनिवर्सिटी स्कूल में पहुंचते हैं और फिर स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में, यही चीज़ सबसे अहम समझी जाती है। अब तो आपको कुरान एग्ज़ाम भी पास करना है। हाँ, पता नहीं सिंध में है कि नहीं, लेकिन इधर पंजाब में इन्होंने कर दिया कि अगर आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, इंटर का, बीए का, बीएससी, एमफिल, पीएचडी, कुरान टेस्ट आपको पास करना है, और वो भी तजवीद के साथ। अल्लाह देखेगा कि तुम्हारा काफ ठीक है कि नहीं। तो इससे रट्टू तोते नहीं बनेंगे तो क्या। अच्छा, ये तो एक शोबा। लेकिन दूसरी तरफ हैरान होता हूं कि किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स को फॉर्मूले रटवाए जाते हैं। आप इम्तिहान में सवाल कुछ दें
वो लंबा फड़ा आपको दिखाएंगे, लिख कर देंगे किसी और सवाल का जवाब, क्योंकि उनको ये बताया गया कि जितना मोटा तुम्हारा पर्चा होगा ना, जितने सफ़े तुमने काले किए होंगे, उसी हिसाब से तुम्हें नंबर मिलेंगे। तो नतीजा यही होना है। मैं कहता हूं कि इससे गला सड़ा थर्ड क्लास तालीमी निज़ाम दुनिया में कहीं नहीं होगा। आप अफ्रीका के मुल्कों में देखें, वहां भी बेहतर है। इससे यू कांट गो इवन लोअर। अच्छा, अब तो मैं क्योंकि इधर मुझे एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर ने इम्तिहान में सवाल दिया, फाइंड द डिफाइन इलास्टिसिटी, फिजिक्स के पेपर में सवाल दिया कि फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ फला फला। वो सवाल उसने इकोनॉमिक्स की किताब से निकाला था और उसने समझा कि इलास्टिसिटी जो इकोनॉमिक्स में होती है, उधर इस्तिलाह है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये कॉमसैट्स के एक प्रोफेसर ने ये दिया। हराम खाते हैं ये लोग, हराम खाते हैं। दे डोंट इवन नो द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स। तो ये हालत है। और रट्टू तोते वो मजीद बना रहे हैं। आखिरी सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कुलदीप है। और सर, आपने अभी बात की कि जो यहाँ पर पीएचडी या एमफिल जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उसकी जो सर्टिफिकेट तब मिलते हैं जब वो कुरान का कोई एग्ज़ाम पास करते हैं। तो यहाँ पर जो हिंदू हैं वो, अरे हिंदुओं के लिए तो ये मुल्क बना ही नहीं ना, वे तो मुसलमानों के लिए बना। ये दो कौमी नजरिया यही तो है कि मुसलमान हिंदू भाग जाए इंडिया। ये सोच थी इन लोगों की, इस मुल्क को के बनाने वाले। सर और वो बेचारे जो जिन्ना साहब ने 11 अगस्त को कहा, वो बोले, उसके बाद चुप हो गए, फिर नहीं बोला। सर वो बात सही है, लेकिन यहाँ पर क्या फिर हिंदू पीएचडी या एमफिल वगैरह नहीं करते? नहीं करते, करते तो होंगे, पता नहीं, जरूर करते होंगे, मुझे पता नहीं। लेकिन मैंने ये देखा है कि हिंदू स्टूडेंट्स आमतौर पर ज़्यादा मेहनती होते हैं, बेहतर होते हैं, और हिंदू ही आपको नज़र आते हैं दुनिया में। अमेरिका की यूनिवर्सिटियों को आप ज़रा देखें, मैथमेटिक्स के प्रोफेसर्स, फिज़िक्स के प्रोफेसर्स हिंदू होते हैं। मुसलमान और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी आटे में नमक के बराबर हैं। और देखो अब इंडिया क्या है और पाकिस्तान क्या है, बहुत बड़ा फ़र्क है। तो उधर इंडिया में अभी ज़बरदस्ती मज़हब थोपा जा रहा है लोगों के ऊपर मोदी के होते हुए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में सेक्युलर इंडिया था, एक ऐसा इंडिया जिसमें मुसलमान और हिंदू में फ़र्क नहीं। हालांकि मुसलमान उधर अक़लियत में थे, वो खुश थे और अच्छा वक्त था मुसलमानों के लिए। आज मुसलमान इंडिया में पिस रहे हैं मोदी के होते हुए। तो गर्ज ये कि जब तक हम इंसान की बराबरी को तस्लीम ना करें, जब तक हम हर एक को बराबर मौक़े ना दें, तो मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता, खुश नहीं हो सकता। और यही वजह है कि जो मगरिब के ममालिक हैं वो इतना आगे निकले हैं। और एक आखिरी बात मैं कहूँगा, क्योंकि आपने जो सवाल किया ना, उसने मुझे बहुत उकसाया। तो काजी हुसैन अहमद, जिनका मैंने जिक्र किया ना, अमीर जमात इस्लामी, वाशिंगटन में मेरा उनसे टाकरा हुआ। टकराव नहीं हुआ, टाकरा हुआ। तो ये एक थिंक टैंक था, और मैं चूंकि उस ज़माने में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में पढ़ा रहा था, और ये 9/11 से बस थोड़ा ही पहले का वक्त है। तो काजी हुसैन अहमद वहाँ पहुँचे थे मेहमान खुसूसी, और मैं चूँकि
नज़दीकी यूनिवर्सिटी में था, मुझे भी मदऊ किया गया। काजी साहब गोरों के होते हुए हम मेज़ के गिर्द बैठे थे, कोई 15-20 लोग थे। काजी साहब ने अपनी तकरीर का आगाज यूं किया, I feel I have come to my own country. I can wear my own clothes. I can speak my own language. I can preach my religion. This is a pluralist society. और प्लूरलिस्ट पे तो खास तौर पर मैं, man, is this the same person I'm speaking to? क्योंकि कुछ ही देर पहले इधर टेलीविजन चैनल्स पर काजी हुसैन अहमद बतौर अमीर जमात इस्लामी मेरी और उनकी दहशतगर्दी के ऊपर लड़ाइयाँ होती थी। और ख़ास तौर पर उस वक्त हुई जब इस्लामिक यूनिवर्सिटी में एक खुदकुश बमबार ने अपने आप को फाड़ा था, जिसके बाद काजी हुसैन अहमद उसको डिफेंड कर रहे थे। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, अव्वल तो मुझे पता नहीं था कि काजी हुसैन अहमद अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, लेकिन बड़ी शुस्ता अंग्रेज़ी बोली उन्होंने उस दिन। और जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, प्लूरलिस्ट, प्लूरलिस्ट का मतलब है क्या कहेंगे उर्दू में, जो जिसमें तरह तरह के लोग, जिस समाज में तरह तरह के लोग रह सकते हैं, इतना गाढ़ा अंग्रेजी का लफ्ज। और वो जो कहते थे, जो कहते, हाँ अब फौत हो गए, जो कहते थे कि ये मुल्क तो मुसलमानों के लिए है, बाकी भाग जाएं। उनका खानदान उधर जाके बस गया अमेरिका में। क्यों? इसलिए कि उधर सारी आज़ादियां उनको मिलती हैं, वो मस्जिदें हर तरफ बनाते हैं। इधर इस्लामाबाद में एक मंदिर बनाने पर जो हंगामा किया लोगों ने, और ख़ास तौर पे मुल्लाओं ने, वो मंदिर नहीं बन सका। उधर वो लोग जाते हैं और कहते हैं कि मस्जिद बनाना हमारा हक है। तो अब ये मुनाफिकत नहीं तो क्या? ये मुनाफिक लोग हैं, ये जो उलेमा हैं मुनाफिक हैं। वो कहते हैं कि हमें बाहर जाकर आज़ादियाँ सारी मिलनी चाहिए, इस मुल्क में हम हिंदू को, अहमदी को, ईसाई को कोई हक नहीं देंगे। तो बस आज अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ बहुत ज़्यादा आपको कोई तकलीफ़ नहीं हुई होगी। कुछ लोगों को शायद हुई हो, कोई बात नहीं। लेकिन मैंने दानिशतन ये चोट लगाने के लिए नहीं, लेकिन क्योंकि इधर ब्लैक होल में खुलकर बात होती है, हमेशा खुलकर बात होती है, तो ये बात भी खुलकर हुई है। और मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं। आपने मेरी बात सुनी तो मैंने भी आपकी बात सुनी और अच्छा लगा। और फिर कभी आना होगा तो ज़रूर इस्लामाबाद यहाँ आइएगा। थैंक यू।